जब मैं दूसरी कक्षा में पहुंचा, बहुतों ने बोला कि अरे ये क्या है, ये तो पंडित है। बहुतों ने बोला अरे शिखा क्यों रखी है। ये बोला कि आप इसको कल कटा के आ जाना। मुझे बहुत अकेला लगा, मैं रोने भी लगा और मैंने घर पे कॉल भी करा। उन्होंने मुझे बोला कि लेने तो मैं आऊंगी नहीं, अब तुम गए हो तो रहना ही पड़ेगा। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम अरिदमन है। मैं एक 19 वर्ष का बालक हूँ जो एक कंटेंट क्रिएशन करता है और मैं भारतीय संस्कृति से संबंधित कंटेंट बनाता हूँ। आज मैंने ये वस्त्र पहने हैं तो आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कोई पंडित हूँ या कोई ज्योतिष हूँ या कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको आज के मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। और मैं गर्व मानता हूँ कि द वे आई कैन स्पीक हिंदी इन द सेम वे आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड संस्कृत। तो मेरा परिधान मेरी पहचान नहीं है। और आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ अपनी वो यात्रा कि कैसे मैं दिल्ली के एक सामान्य घर से पहुँच जाता हूँ 18 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री के पास और अपनी 18 वर्ष की आयु में मैं उनसे पहला नेशनल अवार्ड रिसीव करता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मेरे माता पिता दोनों ही अधिवक्ता हैं और बचपन से ही घर के अंदर हमें ऐसा माहौल मिला जो हर एक बालक को मिलना ही चाहिए। बचपन से ही मेरी अभिरुचि रही इतिहास के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, और मेरे माता पिता ने सदैव उसके अंदर मेरा साथ दिया है। जिस भी आयाम के अंदर मुझे कोई सहयोग चाहिए होता था, मुझे कोई सांत्वना चाहिए होती थी, उसमें मेरे माता पिता सदैव मेरे साथ खड़े रहते थे। जब मैं पहली कक्षा में था तभी हमारा जनेऊ संस्कार हुआ था, हमारी शिखा रखी गई थी। जनेऊ वो धागा होता है जो आज के समय में तो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, लेकिन एक समय था जब और लोग भी इस धागे को धारण करते थे, इसे पहना करते थे। हमने अक्सर देखा होगा श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीरों के अंदर। तो जब ये संस्कार हमारा हुआ तो हमारी एक शिखा रखी गई छोटी सी, हमारा एक जनेऊ हुआ। और उसके बाद जब वो शिखा बढ़ने लगी तो 1 साल के अंदर अंदर जब मैं दूसरी कक्षा में पहुंचा तो वो शिखा लंबी हो गई। और इसके तहत ही जब वो शिखा बच्चों को दिखने लगी तो थोड़ा मजाक बनने लगा। बहुतों ने बोला कि अरे ये क्या है, ये तो पंडित है। बहुतों ने बोला अरे शिखा क्यों रखी है, अरे तुम पागल हो क्या, आज के समय में ये सब कौन रखता है। और उसी बीच एक घटना हुई जब हमारे स्कूल के एक अध्यापक ने ये बोला कि आप इसको कल कटा के आ जाना। और उस समय मैं दूसरी कक्षा के अंदर था। थोड़ा डर लगा, ऐसा लगा कि अब क्या करा जाए, लेकिन मन में ये विश्वास था, ये प्रेरणा थी कि चाहे कुछ भी हो, अपनी संस्कृति को हमेशा ऐसे ही लेके चलना है जैसे बचपन से चलते हुए आए हैं। उस समय मैंने अपने अध्यापक को एक उत्तर दिया था, क्योंकि मेरा एक मित्र था जो एक सिख था, वो केश रखता था। तो मैंने उन्हें बोला था कि सर अगर आप यही बात किसी और से कह सकते हैं तो शायद मैं भी इसे कटाने का सोचूं। लेकिन वो एक बहुत अच्छे अध्यापक थे और उन्होंने मेरी बात को समझा और उसके बाद से 7वीं कक्षा तक कभी भी मुझे शिखा कटाने के लिए नहीं बोला गया। क्योंकि शिखा मेरे अनुकूल एक ऐसी चीज़ है जो आज की नहीं है, जो न जाने कितने हजारों सालों से इस देश की परंपरा रही है, और उसको कटाना कुछ ऐसा है जैसा कि अपनी अंतरात्मा को मार देना। उसके बाद विद्यालय के अंदर हमारी एक अलग छवि बन गई थी, हमारी एक अलग पहचान बन गई थी। मैं और मेरा भाई, हम दोनों को पंडित जी तो ज़रूर बोला जाता था, लेकिन सबके मन में ये पता था कि ये दोनों ही भाई अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे स्वभाव वाले हैं। और उससे हमें बहुत सम्मान भी मिलता था, इज्जत भी मिलती थी। हमारी जितनी भी अध्यापिकाएँ थीं, जितनी भी टीचर्स थीं, वो बहुत प्यार हमें करा करती थी, बहुत सम्मान करती थी कि हम अपनी संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। जब मैं 7वीं कक्षा में गया तो मेरे मन में ये विचार उठा कि मुझे गुरुकुल जाना है। मैं चाहता था कि मैं गुरुकुल जाऊं और वहाँ पे जाकर के गुरुकुल पद्धति को जानूं, वहाँ कैसे बच्चे पढ़ते हैं उसको जानूं। और ये विचार कैसे आया, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी ही है। जब मैं छोटा था तो तब बहुत सा समय ऐसा होता था जब किताबें पढ़ी नहीं जाती थी, और उस समय मैं अपनी माता को बोलता था कि मुझे पढ़ कर के सुनाओ। तो वो अक्सर मुझे स्टोरी बुक्स की तरह वो कहानियाँ बताती थी। उन कहानियों में यह भी आता था कि श्री राम गुरुकुल गए थे, श्री कृष्ण गुरुकुल गए थे, उनके गुरु ये थे, उन्होंने उन्हें यह पढ़ाया था। और जब ये बातें होती थी तो मैं अपनी माता से प्रश्न भी किया करता था कि वो गुरुकुल कहाँ हैं,
क्या वो अब भी चलते हैं? क्या बच्चे अब भी वहाँ पढ़ते हैं? और तब मेरी माता कहती थी कि पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं। जब ये मैंने सोचा तो ये विचार मेरे मन में सालों तक चलता रहा कि मुझे भी जाना है। तो 7वीं कक्षा जब पूरी हो गई, तो 8वीं कक्षा में जब मैं जाने वाला था, तभी मैंने अपनी माता से ये कह दिया कि मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। और जब उन्होंने सुना, तो उन्हें ये लगा कि शायद ये समय सही है। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न करा कि जाएगा तो रोना नहीं है और जाना है तो पढ़कर कुछ आना है। और ये जो लाइन थी, ये हो सकता है मुझे ऐसा अनुभव भी हुआ कि थोड़ा कठिन लग रहा है, क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया तो? लेकिन मेरी माता का इसमें सहयोग था, उन्होंने बोला अगर तुम जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन तुम्हें एक समय है, अगर तुम वहाँ पे कुछ सीखते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम सीखो। बाद में ऐसा ना हो कि कभी जीवन में तुम ये कहो कि हमारे माता-पिता ने ये हमें करने नहीं दिया। अब जब ये प्रस्ताव मेरे माता-पिता के आगे चला गया, तो उन्होंने भी उस पे कार्य करा और उन्होंने बोला कि चलो जाने से पहले तुम्हें एक बार गुरुकुल लेकर के चलते हैं। वो मुझे एक गुरुकुल में लेके गए जो बिल्कुल खेतों के बीच था, जहाँ एक नहर बहा करती थी, जहाँ पर खूब खेत थे, वहाँ पर गायें थी, वहाँ पर एक ट्यूबवेल था जहाँ से पानी आता था, आम का बाग था, मिट्टी के घर भी थे और वहाँ पे एक ऐसा जीवन था जो एक बहुत ही पारंपरिक पुराना जीवन होता है। जब मैं पहले वहाँ गया तो मुझसे मेरे माता-पिता ने पूछा कि रह लोगे? और उस समय मैंने बोला कि हाँ, रह लूँगा। और उसके बाद मैं उस गुरुकुल में जाता हूँ और उस गुरुकुल में रहना प्रारंभ करता हूँ। उस गुरुकुल में रहना मेरे लिए एक बहुत कठिनता का काम था, क्योंकि मैं एक ऐसा बालक था जो दिल्ली में एसी में रहने वाले कमरे से सीधा एक ऐसे गुरुकुल में चला जाए, जहाँ खेतों के बीच उसे रहना पड़े। जहाँ पर उसे अपने बर्तन खुद धोने पड़े, कपड़े खुद धोने पड़े, पढ़ना खुद पढ़े, कोई प्रेरणा अलग से नहीं देगा, खुद का कार्य खुद करना है, उठना है, समय पर सोना है, कार्य को पूरा करना है, अपने कक्ष की सफाई भी करनी है, गायों की सेवा भी करनी है, कभी पर्याय लगती है तो खाना भी बनाना है, रोटी बनाने में भी सहयोग करनी है। अलग-अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, उनसे कभी लड़ाई भी हो जाती है, कभी उनसे मतभेद भी हो जाता है, उसमें रहते हुए खुद को सँभालना एक बहुत बड़ा कार्य था। जब मैं पहले-पहले गया, तो मुझे बहुत अकेला लगा, मैं रोने भी लगा और मैंने घर पे कॉल भी करा कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। लेकिन उस समय मैं कहूँगा कि मेरी माता का डिसीज़न बहुत कठोर था और बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे बोला कि लेने तो मैं आऊँगी नहीं, अब तुम गए हो तो रहना ही पड़ेगा, कुछ दिन रहो, आदत हो जाएगी। जब मैंने ये सुना तो मन में एक विचार तो आ गया कि चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, चाहे गर्मी लगे, चाहे लाइट आए या ना आए, रहना तो इधर ही है और सीखना है। गुरुकुल के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, हमारे शास्त्र हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे साहित्य हो और गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमें दंड भी देते थे, हमें डंडे भी मार पड़ते थे क्योंकि जब हम गलती करते थे तो हमें दंड भी मिला करता था, क्योंकि गुरुकुल की यही परंपरा है। वहाँ पर केवल लाड़-प्यार नहीं होता है, अगर कुछ गलती है तो उसका दंड भी मिलता है। और उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत मजबूत करा, क्योंकि दिल्ली से सीधा एक ऐसे गाँव में चला जाना, जहाँ पे दिल्ली वाली सुविधाएँ नहीं हैं, ये बहुत मेरे लिए कठिन था, लेकिन ये मेरे लिए शिक्षाप्रद था, जो आजीवन में मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शायद जो मैं जानना चाह रहा हूँ, जिसका अनुभव करना चाह रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पर करा है। और उसके बाद मैंने वहाँ से विदा ली, उस गुरुकुल से विदा ली और उसके बाद मैं अलग-अलग गुरुकुलों में गया, अलग-अलग आचार्यों के पास गया, गुरुओं के पास गया और उसी बीच मैंने अपनी जो कक्षा छूटी थी, जो अपनी स्कूली पढ़ाई छूटी थी, उसको भी ओपन स्कूल के माध्यम से पूरा करना शुरू करा। मैं ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ने लगा और जो ज्ञान मैं पढ़ना चाहता था, वो मैंने बुक्स से लिया। अर्थात मैं बुक्स मँगाता था, बुक्स पढ़ता रहता था, चाहे गीता हो, महाभारत हो, धर्मसूत्र हो, श्रौत सूत्र हो, ऐसे जितने ग्रंथ हैं, इन सबको मैं पढ़ता रहता था और इनके माध्यम से अपनी नॉलेज को एनहांस करता रहता था। इसके साथ-साथ जब मैं ये कार्य कर रहा था, तो मैं कई गुरुओं से भी मिला, उनसे बहुत सी बातें जानने को मिली, कई जगहों पर गया, वहाँ पे उनसे उनके चीज़ों के बारे में जानने का पता चला कि कैसे वो लोग रहते हैं, क्या-क्या कर्म वो करते हैं, कैसे पूजाएँ होती हैं, कैसे अनुष्ठान होता है, इस सब का ज्ञान मैंने बहुत विभिन्न-विभिन्न लोगों से लिया। और इसके बाद 2021 का वो समय था, 2021 सितंबर का वो समय था जब मैंने अपना इंस्टाग्राम पर पेज शुरू करा था।
इसके पीछे भी एक छोटी-सी घटना है। मैं अपनी माता के साथ अक्सर बहुत चीज़ें डिस्कस करा करता था, उनको चीज़ें बताया करता था कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, इतिहास का ये चीज़ बहुत ही जानने वाली है, ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और बहुत बार वो भी अचंभा अनुभव करती थी कि ये बात तो उन्हें भी नहीं पता। वो ऑफ़िस से आया करती थी क्योंकि मेरी माता एक अधिवक्ता है और पिता भी अधिवक्ता हैं और वो अक्सर थकी हुई होती थी। उस समय जब मैं उनसे ये बात करता था तो वो थक जाती थी और कभी-कभी उसके अंदर बहुत रुचि नहीं दिखाती थी। एक दिन उन्होंने ऐसे ही मुझसे कह दिया कि बेटा अगर इतना पता है और ये ऐसी बात है कि मैं भी नहीं जानती हूँ वास्तविकता में, तो तुम ऐसा करो कि तुम औरों को बताना शुरू करो। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम एक इंस्टाग्राम का पेज खोल लो या यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना शुरू करो? वो एक ऐसा समय था जब इंस्टाग्राम की एक बहुत ही ज़्यादा लहर थी। मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा था लोगों के अंदर और मुझे भी ऐसा लगा कि रील्स के माध्यम से मैं अपनी इस नॉलेज को औरों तक पहुँचा सकता हूँ। और मैं मेरी माँ के कहने पर मैं अपना एक पेज खोलता हूँ जिसका नाम मैं वैदिक सिद्धांत रखता हूँ और जब मैं उसके अंदर रील अपलोड कर देता हूँ, तो मुझे ये बिल्कुल भी आशा नहीं होती है कि ये रील कोई देखेगा या नहीं देखेगा क्योंकि मैं ये समझता था कि कौन ही देखेगा? ना मुझे कोई जानता है और ना मैंने किसी को बताया क्योंकि मैं इस बात से बहुत शर्म भी रखता था कि मेरे रिलेटिव्स को, मेरे मित्रों को, इन सबको ये बातें ना जाएँ। मैं चाहता था कि मैं खुद से ही कुछ करूँ और जब मैंने वो अपलोड करा उसके 1 महीने बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करा और जब मैंने उसको लॉगिन करा तो मैंने देखा कि मेरी रील पे कई हज़ारों लाइक्स थे और मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ चुके थे। वो एक ऐसा पल था जब मुझे लगा कि मुझे लोग सुन रहे हैं, अर्थात मेरी बातों को या जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसे लोगों ने सुना। बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी जानकारी के, बिना उसे शेयर करे, केवल डाल देने पर अच्छे रिलेवेंट हैशटैग्स के बाद लोगों तक जब वो पहुंचा, तो मैं जान पाया कि सच में लोगों को ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने उस श्रृंखला के अंदर अन्य वीडियोज़ डाली, अन्य चलचित्र डाले और वो शुरू हुआ था वेदों से। मेरी पहली वीडियो वेद से शुरू हुई थी, वेद क्या है, कितने हैं, कितने मंत्र हैं, उसके बाद वेदांगों से शुरू हुई थी, उसके बाद वैदिक देवों से शुरू हुई थी और ऐसे चलते-चलते मेरा पेज बढ़ता रहा। इसीलिए उसका नाम वैदिक सिद्धांता मैंने रखा था क्योंकि उसकी शुरुआत ही वेदों से हुई थी। जैसे-जैसे वो पेज बढ़ता रहा, मैं बहुत से विषय उस पे डालने लगा। मैं इतिहास के बारे में भी डालने लगा, मैं संस्कृति के बारे में भी डालने लगा, मैं परिधानों के बारे में भी डालने लगा, मैं लोगों के जीवन वृत्तों के बारे में भी डालने लगा, गीता पे, उपनिषदों पे, उनके दृष्टांतों के बारे में डालने लगा। और ऐसे धीरे-धीरे एक समय आया, उस समय मेरी आयु 17 साल रही होगी और बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप हमें पढ़ाइए। हम आपसे इस विशेष अध्याय को पढ़ना चाहते हैं या इस दृष्टांत को पढ़ना चाहते हैं या इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी सोच के बाद मैंने ये शुरू करा। मैंने अपने कोर्सेज़ बनाने शुरू करे। मैं पहले रूप से निःशुल्क रूप से लोगों को पढ़ाता था क्योंकि मेरे गुरुओं ने कभी शुल्क नहीं लिया तो मैं उनसे कैसे ले सकता हूँ। और जब मैं उन्हें पढ़ाता था तो बहुत से लोगों को अच्छा लगता था। वो जितना प्रश्न पूछना चाहते थे मुझसे पूछते थे और मेरी कक्षा के अंदर मेरी उम्र का कोई इक्का-दुक्का ही होता था। मेरी कक्षाओं के अंदर बड़े लोग हुआ करते थे। कोई 50 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, कोई 25 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, अर्थात बड़े लोग पढ़ा करते थे। और मैं पढ़ाया करता था जब मैं 17 वर्ष का था। उस समय मैंने ये अनुभव करा कि अगर हमारे पास कुछ है, चाहे हमारी आयु कितनी ही हो, वो मायने नहीं रखता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम समाज को कुछ दे सकते हैं, अगर एक व्यक्ति भी हमारी किसी चीज़ को सुन कर के अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद मेरा पेज चलता रहा और मैं कई जगहों पर भी गया, कुछ लोगों ने मुझे आमंत्रित भी करा और लोगों को ये पहचान हुई कि हाँ, ये ऐसा एक कोई छोटा-सा पेज है, जो इस प्रकार से रील्स डालता है। लेकिन कभी भी जीवन के अंदर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ तक जाऊँगा या ये पेज या ये रील्स मुझे कहाँ तक पहुँचा सकती है। एक समय ऐसा आया था 2023 के अंदर जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रीच तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरी रीच तो है ही नहीं और इस चैनल को अब हल्का कर देना चाहिए क्योंकि ना रीच जा रही है, ना लोग देख रहे हैं, दिन पर दिन फॉलोवर भी घट रहे हैं। लेकिन तब मैंने सोचा कि अगर ये चैनल शुरू हुआ था, तो न तो मैंने कभी सोचा था कि शुरू होगा, लेकिन ये शुरू हुआ और बिल्कुल भी मैंने आशा नहीं रखी, सिर्फ़ जो करा था वो करा।
और इसी प्रकार जब मेरे मन में ये निराशा आई कि इसकी रीच बहुत कम चल रही है, तो मेरे मन में एक ख्याल आया जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा कार्य केवल कर्म करने का है। अगर भगवान ने मुझे इसमें प्रवृत्त करा है तो मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि मैं डालता रहूं, चाहे मेरी रील को 100 लोग देखे या 200 लोग देखे, चाहे उस पर 500 लाइक आए या 1000 लाइक आए, अगर उसके अंदर एक जीवन भी कुछ परिवर्तन लाता है, एक व्यक्ति को भी लाभ होता है, तो मेरी मेहनत, मेरा पुरुषार्थ बिल्कुल सफल है। उसी बीच 2024 के अंदर फरवरी के महीने में मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज रिसीव होता है। उस मैसेज के अंदर एक अननोन व्यक्ति, जिसको मैंने कभी 1-2 साल पहले पढ़ाया था, जो कभी मेरे किसी ग्रुप में रहा था, मुझसे पढ़ा था, उसका मैसेज आता है और वो लिखता है कि गुरुजी आपका नॉमिनेशन हुआ है, आप अपने फॉलोअर्स को बोलिए कि आपको वोट करें। जब मैंने ये सुना, देखा, तो मुझे लगा कौन सा नॉमिनेशन, कौन सी वोटिंग। तो जब मैंने उस मैसेज को खोला, मैंने देखा, तो मैंने पाया कि भारत सरकार की माईगव की साइट के ऊपर मेरा एक चित्र है और मेरी एक लिस्ट है जिसके अंदर वोटिंग्स चल रही है। जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने बोला कि हमें तो पता चल गया था, क्योंकि हमें इस वोटिंग के बारे में पता था, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो अच्छा है कि आप अपनी स्टोरी पर अपलोड करिए और लोगों से बोलिए कि आपको वो वोट करें। कि मेरे लिए बहुत ही अचंभा करने वाला था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, इतने माइक्रो क्रिएटर्स हैं, इतने लोग हैं, इतने क्रिएटर्स हैं, लेकिन उन क्रिएटर्स के अंदर मेरा नाम आना, ये मेरे लिए अकल्पनीय था, मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब मुझे यह पता चला कि इस वोटिंग का परिणाम प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार है, तो मैं और अधिक अचंभित हो गया। मैंने स्टोरी लगाई, मैंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि आप मुझे वोट करिए, जिनको मैं जानता था उन्हें भेजा, और वो वोटिंग कुछ घंटे चली और बहुत से लोगों ने वोट भी करा। जब ये वोटिंग पूरी हो भी गई तो मुझे यह विश्वास था कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उस समय मेरे फॉलोअर्स 79,000 थे और वो फॉलोअर्स घट रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पेज की रीच नहीं जा रही है, लोग उसे देख नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, सब खुद देखता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद करता हूँ। और इसके लिए मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ, मुझे अवार्ड नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर समय आता है 7 मार्च का, एक ऐसी घटना जिसको मैं भूल चुका हूँ, मैंने सोच लिया है कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ, इतने क्रिएटर्स हैं, लेकिन मुझे 7 मार्च की शाम को कुछ मैसेज आने शुरू होते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे एसएमएस के ऊपर, और उस मैसेजेस में मुझे ये दिखता है कि आपको कल भारत मंडपम में आना है, आप एक नॉमिनी हैं, आपको इसीलिए आना है। और जब ये कई सारे मैसेज मुझे रिसीव हुए, तो उनमें से ही एक मैसेज था जो बार-बार ये कह रहा था कि आप जल्द से जल्द अपना नंबर शेयर करिए। मैंने जैसे ही नंबर शेयर करा तो मुझे एक कॉल आती है, जिसके अंदर जो टीम मेंबर थी वो सीधा मुझसे एक ही प्रश्न करती है, और उस समय शाम के 7 बज रहे थे, कहाँ हो? और मैं एकदम से अचंभित हो जाता हूँ कि कहाँ हो? ये कैसा प्रश्न है? मैं आपको जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। और वो कहते हैं, कहाँ हो? आपको कल यहाँ आना है, आपको भारत मंडपम में, प्रगति मैदान में आना है और प्रधानमंत्री से आप लोग मिलेंगे। उस समय भी मुझे सिर्फ यही लगा कि मैं एक नॉमिनी हूँ और एक नॉमिनी के नाते मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, और पुरस्कार तो मुझे नहीं मिलने वाला है। लेकिन न जाने क्यों मन में ऐसी एक भावना थी कि एक बार को तो ऐसा भी लगा कि क्या करेंगे, जीते तो हैं नहीं, ऐसा कुछ मैसेज तो हमें मिला नहीं, बस इतना ही पता चला है कि नॉमिनी हैं, इसीलिए आना है। लेकिन उस समय भी मेरे माता-पिता ने बोला कि नहीं, अगर बुलाया गया है तो जाना ज़रूर है। उस दिन शिवरात्रि होती है, वो भी एक ऐसा दिन था जो भगवान से जुड़ा था। उस दिन मैंने वो कपड़े पहने थे जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिए थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस पूरे कार्यक्रम के अंदर वहाँ पे हज़ारों लोग थे, उस भारत मंडपम के अंदर हज़ारों लोग थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, लेकिन जो वस्त्र मैंने पहने थे, वो वस्त्र वहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने नहीं पहने थे। और उस समय मुझे ये अनुभव हुआ कि एक धोती, हमारी संस्कृति, हमारी शिखा, हमारी वेशभूषा हमें हज़ारों लोगों में अलग खड़ा करने का सामर्थ्य रखती है। जब प्रधानमंत्री के सामने मुझे जाना पड़ा और मेरा नाम लिया गया, तो वहाँ पर जाते ही
मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि हमें बोलना भी पड़ेगा। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो ट्रॉफ़ी मुझे मिली है, जो अवार्ड मुझे मिला है, वो अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है। उसके अंदर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था। उसके अंदर सम्राट अशोक के स्तंभ के वो शेर थे, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है। और जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं उसके नीचे यह भी देखता हूँ कि उसमें एक धर्म चक्र भी बना है, और वो धर्म चक्र ही मेरा विषय बनता है प्रधानमंत्री के आगे बोलने के लिए। मैं उस समय धर्म चक्र की महत्व के बारे में ही बताता हूँ, क्योंकि वो ट्रॉफ़ी एक ऐसी ट्रॉफ़ी थी जो मेरे कंटेंट से भी जुड़ी थी। अवार्ड के बाद मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए, मुझे बहुत से लोगों के संदेश आए, मुझे बहुत से लोगों ने प्रेरणा दी, मुझे शुभकामनाएँ दी। मेरे मित्रों ने, मेरे जानकारों ने, मेरे उन संबंधियों ने जो कभी सोचते थे कि ये क्या करता है? क्योंकि एक घर के अंदर जब कोई कंटेंट क्रिएशन बनाना करना शुरू करता है, या फिर उस कंटेंट के अंदर भी अगर वो धोती पहन रहा है, वो शिखा रख रहा है, वो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है, तो उस समय सबसे बड़ा विरोध जो होता है वो संबंधियों और रिश्तेदारों के माध्यम से होता है, हमारे जानकारों के माध्यम से होता है। जो लोग कभी मेरे माता पिता को कहते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है, आज के समय में भला कोई शिखा रखता है क्या, जनेऊ पहनता है क्या, ये सब चीज़ें बैकवर्ड हैं। उन्हीं लोगों के कॉल आते हैं और वो मेरी माता पिता को शुभकामनाएं देते हैं कि वास्तविकता में बच्चे हो तो ऐसे हो। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि जिस सिद्धांत पर मैं चला, जिस आश्रय से मैं चला, जिस विश्वास से मैं चला कि मेरे भगवान सदैव मेरे साथ है, मेरी अच्छे कर्मों की नियत मेरे साथ है, तो मुझे लगता है कि उसने मुझे फल भी दिया और आगे वो देती रहेगी। लेकिन इसके बाद मेरे पेज के फॉलोअर्स बहुत इंक्रीज़ हुए, वो एकदम से बढ़ने लगे, बहुत से लोग मुझसे जुड़े और उसकी वजह से मैं यूट्यूब पर भी अपना कंटेंट बनाने लगा और आज यूट्यूब पर भी मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत से लोग मुझसे यह भी प्रश्न करने लगे कि आपने इस पाथ को क्यों चुना? इस मार्ग को क्यों चुना? लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मार्ग को चुना नहीं है, मैं उन सामान्य बालकों में से ही हूँ। जब मुझे अवार्ड मिला उस समय मेरी आयु 18 वर्ष थी और उसके कुछ ही दिन में 8 तारीख को मुझे अवार्ड मिला और 15 तारीख को मेरा जन्मदिन था। मैं 19 का हो गया और बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला कि आपने ये मार्ग क्यों चुना? लेकिन मैंने उन्हें यही बताया कि मैंने मार्ग चुना नहीं है, ये मार्ग चुना नहीं गया है। मैं उस ही मार्ग पर जी रहा हूँ जिस पर आप सब जी रहे हैं। मैं एक स्कूल का विद्यार्थी हूँ, अभी मैं 12वीं कक्षा में हूँ। मैंने हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी है और इसके बाद मैं कॉलेज में जाऊँगा, लॉ का अध्ययन करूँगा। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक छोटा-सा मोटिवेशन देना चाहूँगा आज के यूथ को, आज के टीनेजर्स को, उन सभी लोगों को जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या वो लोग जो भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हैं या जो भारत से बिलॉन्ग करते हैं, उन सभी लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को हीन कभी मत समझिए। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करी थी तो बहुत से लोगों से मुझे विरोध भी मिला था, बहुत से लोगों से मुझे ये सुनने को भी मिला था कि इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब गलत चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने ये प्रारंभ करा तो बिल्कुल बिना आशाएँ रखते हुए मैं बढ़ता गया। मैंने ये नहीं सोचा कि कोई क्या कह रहा है, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे मित्र क्या कह रहे हैं, वो हँस रहे हैं या रो रहे हैं। मेरा एक ही ध्यान था कि मैं जो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि सदैव अपने जीवन के अंदर अपने पर आत्मविश्वास रखना बहुत आवश्यक है। कोई भगवान को माने, न माने, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो आप अपनी अंतरात्मा को तो मानते हैं और वही भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं सबकी अंतरात्मा रूप से स्थित हूँ। तो जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, जिस दिन आप ये समझेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, उस दिन आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। और जाते-जाते मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जोश टॉक्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और जिन्होंने समझा कि मेरी कहानी प्रेरणा दे सकती है और लोगों को अपने जीवन के अंदर कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो दुनिया उन्हें देख सके, जिनके माध्यम से परिवर्तन हो सके। और जोश टॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को जानने को मिलेगा कि मेरा जीवन कैसा था और जोश टॉक्स की ये कन्वर्सेशन बहुत से लोगों को प्रेरणा देगी। इसके लिए जोश टॉक्स का बहुत धन्यवाद।